चलिए, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट बेसिकली है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो ये हर 2 साल पे आती है ना, तो इसको समझना है डिटेल में पहले। तो यहाँ पर एक टर्म है जो है आपका फॉरेस्ट। तो पहले आपको ये जानना है कि जो फॉरेस्ट या वन हम किसे कहते हैं और कितने टाइप के वन हो सकते हैं, उसके हिसाब से डेटा आपको डालना है। ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये 2 ईयर्स में एक बार आती है। इसका मतलब यह है कि 2 साल में जो भी परीक्षाएं अब होगी उनमें यही डेटा आपका काम आएगा। ठीक है, तो आपको समझना यह है कि फॉरेस्ट बेसिकली क्या है, वन क्या है ना। देखिए, जब आप फॉरेस्ट को डिफाइन करते हैं तो 2 चीजें आपको समझ आनी चाहिए। जब आप वन की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में आपको नंबर 1 देखना है एरिया और दूसरा देखना है कैनोपी। याद रखिएगा, क्षेत्रफल और कैनोपी 2 चीजों के हिसाब से जो है इनका डिवीजन किया जाता है। अब वन की बात करेंगे तो वन का महत्व क्या है, तो आप एक चीज समझिए कि जब हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात हुई, अर्थ सरफेस पर चीजें बदलने लगी, जलवायु परिवर्तन होने लगा, और क्लाइमेट चेंज के साथ आप देखेंगे, आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। मतलब क्या है, अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा। तो लोगों को टेंशन हुआ कि हमारा एकमात्र हैबिटेट क्या है, अर्थ है, धरती पर रह सकते। अगर जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो रहना मुश्किल होगा, सबको मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा। 1952 में एक बार क्या हुआ था कि लंदन के आसपास में बहुत अलग सा कोहरा मतलब आ गया था। लंदन फॉग के नाम से उसको लोग जानते हैं। तो वहां के लोगों को लगा कि ये अजीब सा, पहली बार ऐसा फॉग हुआ था जो बेसिकली क्या था, पॉल्यूशन था, प्रदूषण था। तो उस बात को लोग भूल गए थे। उसके बाद ठीक 10 साल बाद 1962 में 1962 में एक किताब आती है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। एक बुक आती है साइलेंट स्प्रिंग। इस किताब ने जो है पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर धरती पर रहना चाहते हैं तो आपको अपना एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा। और इस बुक ने जो भी राष्ट्रपति लोग थे, जो भी सरकारें थी, सब लोग एक पैनल पर आए और 1972 में सब लोग जाकर के स्टॉकहोम में मिलते हैं कि अब सबको मिलकर के धरती को क्या है, बचाना है ना। इसी क्रम में जब डेवलपमेंट होता है तो क्योटो जापान का एक शहर है, यहां पर लोग जाते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल बनता है कुछ समय बाद, है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली यहां पर ये बाइंडिंग इन नेचर है। मतलब प्रोटोकॉल मतलब यह है कि कुछ नियम ऐसे बनाए गए और ये वो नियम है, जो रूल्स बनाए गए यहाँ पर, ये हर मेंबर को मानने ही पड़ेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रोटोकॉल। तो उसमें एक कंडीशन थी फॉरेस्ट की कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने यहाँ पर जो भी देश है, आप जहां के भी हैं, हर सरकार को एक टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि हमें अपने टोटल क्षेत्रफल में कितना वन मेंटेन रखना है। उसके बाद से इस रिपोर्ट का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो वन की परिभाषा है वो 2 तरीके से मानी जाती है। क्योटो में बात हुई, देखिए जब आप फॉरेस्ट की बात कर, पैरामीटर 2 ही है, एरिया एंड कैनोपी, है ना, लेकिन डिवीजन अलग अलग तरीके से किया गया है। जब आप फॉरेस्ट की बात करेंगे तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वन या फॉरेस्ट, एक तरफ हम लोग भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या है, और एक तरफ हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की, इन्होंने क्या बोला है कि वन क्या है। ठीक है, दोनों की कंडीशन क्या है, देखिए हमें मानना 2 ही पैरामीटर, एक तो एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, दूसरा किसकी बात होगी यहाँ पर, कैनोपी। कैनोपी मतलब छाया, पेड़ की जो छाया होती है उसको क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, है ना। तो समझिए, क्योटो में एक बात क्या बोली गई थी, जो आपका एरिया है, लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल, क्योटो की बात करेंगे और इंडिया, दोनों पैरामीटर्स में अंतर क्या है। हमारे यहां पर जो एरिया है वो मिनिमम एरिया होना चाहिए 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए भारत में, 1 हेक्टेयर, ये कंडीशन याद रखिएगा। और अगर आप क्योटो की बात करें, चूंकि ये दुनिया भर के देश है, तो इन्होंने क्या बोला, 0.3 हेक्टेयर से लेकर के 1 हेक्टेयर तक का एरिया लिया जाएगा। ये है, सॉरी 0.3 नहीं, ऐसे 5, 0.5 है ना, 0.5 से लेकर के 1 हेक्टेयर तक का एरिया रहेगा। कैनोपी की बात करें, छाया की बात करें आप, तो कैनोपी जो है आपका, यहाँ पर मिनिमम कैनोपी
भारत में 10% है, और क्यूटो में बोला गया है कि जो आपकी कैनोपी है ना, इसका रेशियो क्या हो सकता है, वो आपका 10 से लेकर के 30% तक हो सकता है। क्यूटो में कैनोपी की लिमिट क्या है, 10 से 30%। जैसा आपको लगे वैसा आपने यहाँ रूल बना लीजिएगा। और भारत ने कितना परसेंट माना है स्टैंडर्ड, 10%। इसका मतलब क्या है इंडिया के हिसाब से, जैसे मान लिया अगर आप कहीं कोई एक एरिया है, एक क्षेत्रफल है, और ये सपोज करो कि 10 किलोमीटर का कोई एरिया आप लिया, किलोमीटर लेते हैं समझने के लिए। 10 किलोमीटर में आपने यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह देखे, इस तरीके से वन लगे हुए हैं, तो आप ऐसे देखिएगा ये टोटल एरिया का 10% होगा 1 किलोमीटर, है ना। इस पूरे एरिया में 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कम से कम छाया पड़नी चाहिए पेड़ की, तभी ये एरिया क्या हो जाएगा, वन होगा। उससे पहले इसको वन नहीं मानेंगे। बात समझ आई। तो कैनोपी कितना होना चाहिए, मिनिमम 10%, और एरिया कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर। ये दोनों कंडीशंस हैं। मतलब देखिए कैनोपी की बात ये भी हो सकती है, मान लिया आप अपने घर के पीछे 20-25 पेड़ लगा दें 2 मीटर में, तो अंधेरा हो जाएगा, क्या वो वन है, वन नहीं है। तो एरिया कितना होना चाहिए, हाँ ये कंडीशन आपको याद रखनी है ना। अब देखिएगा इसी हिसाब से भारत सरकार क्या करती है, अपने यहाँ जो है वनों का प्रकार बताती है। तो टाइप 1 लिखिएगा। पहला वन क्या है, अगर कैनोपी, देखिए कैनोपी के हिसाब से डिवीजन किया जाता है वृक्ष की छाया के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो टाइप नंबर 1 क्या है, कैनोपी या वृक्ष की छाया, है ना। अगर आपकी 70% से अधिक है, मोर देन 70%, लिख लीजिएगा मोर देन 70%। कैनोपी कितनी है, 70% से अधिक, तो ये जो फॉरेस्ट है ये हो जाएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति घने वन। अगर भारत में कहीं पर भी कैनोपी कितना है, 70% से ज्यादा है, तो किस टाइप का फॉरेस्ट होगा वो, वेरी डेंस फॉरेस्ट या अति घने वन। उसके बाद दूसरा केस देखिएगा, टाइप नंबर 2। अगेन पैरामीटर क्या है आपका, कैनोपी है ना। तो यहां पर जो इसका लिमिट है वो 40 to 70%। अगर कैनोपी या छाया कितनी है, 40 से 70% के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका डेंस फॉरेस्ट, घने वन। इसको क्या बोलेंगे, घने वन। लिख लीजिएगा, बहुत ध्यान से डेटा लिखिएगा, 2 साल तक यही काम आएगा। ठीक, आगे देखिए भाई, कैनोपी का परसेंटेज क्या है, 40 to 70%। तो वन के प्रकार क्या हो जाएंगे, डेंस फॉरेस्ट। अगर 70% या इससे अधिक है तो क्या हो जाएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब टाइप नंबर 3 लिखिएगा, अगर आपके यहां पर कैनोपी आपका कितना हो जाए, 10 से 40% के बीच, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा खुले वन, ये आपका ओपन फॉरेस्ट या खुले वन। ठीक है, बात मत करिए प्लीज। तो टाइप नंबर 3 क्या है, पहला देखिएगा कैनोपी कितना है, 70% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद टाइप 2 कैनोपी कितना, 40 to 70% डेंस फॉरेस्ट। एंड टाइप नंबर 3 क्या है, 10% to 40%, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओपन फॉरेस्ट या खुले वन। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइमेटिक बेल्ट आपकी ऐसी है जहां पर जलवायु बड़ी शुष्क टाइप है, ड्राई है, तो पेड़ नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर झाड़ियां होती हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर 10% से कम है कैनोपी तो हम बोलेंगे यहां पर क्या है, झाड़ियां हैं। याद रखिएगा। तो वन के कितने प्रकार हैं, आप देखिएगा, पहला टाइप क्या है, 70% से ज्यादा अगर शैडो मिल रहा है आपको, कैनोपी मिलेगा, तो ये है वेरी डेंस फॉरेस्ट, है ना। तो ये सब यहीं पर आपको याद करना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में आपको मिलेंगी झाड़ियां। भारत की बात करें, राजस्थान हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, झाड़ियां मिलेंगी। गुजरात का जो एरिया है रन वाला, वहां क्या मिलेगा आपको, झाड़ियां मिलेंगी। क्लियर है। जब आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, अति घने वन मिलेंगे। बात समझ आए। मेघालय के नीचे आप आएंगे, आपको कौन से वन मिलेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज भी आगे करना है। बात समझ आ रही है, कुछ नहीं, आगे देखिएगा प्लीज। ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, भारत सरकार की वेबसाइट पर है, तो उसमें 2 पार्ट्स दे रखी है, करीब करीब नहीं तो 180 पेज के आसपास मिलेगी। तो ये पूरा जो मैंने समराइज किया, 2 साल तक यही काम आना है, तो बहुत सीरियस होकर के डेटा लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद
ये जो काम करता है बेसिकली, जो रिपोर्ट तैयार करने की बात की जाती है, रिपोर्ट कौन बनाता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन बनाएगा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सब लिखते हुए चलिएगा। और जो नोडल एजेंसी है, मतलब जो मेन काम करवाती है, वो मंत्रालय कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सा मंत्रालय होगा? इन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज लिख लीजिएगा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको लिख लीजिएगा। और यूपीएससी देना है तो टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, कौन सा सैटेलाइट था, टेक्नोलॉजी कौन सी थी, है ना, ये सब पूछा जाता है। तो लिख लीजिएगा, सैटेलाइट की अगर बात करें, IRS, ये आपका सैटेलाइट है, किस उपग्रह की मदद ली गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसका है? इसरो का है, याद रखिएगा। IRS सैटेलाइट है जिसका प्रयोग किया गया। ठीक है, और अगर आप देखेंगे इसमें LISS, लिस्ट, ये है आपका लिस्ट थर्ड सेंसर यूज किए गए, ये आपके सेंसर्स हैं जिनका प्रयोग किया गया। ये चीजें जरूर याद रखिएगा अगर आपको यूपीएससी देना है, क्यों स्टेटमेंट के थ्रू ये सब पूछ लेता है, सैटेलाइट का नाम वगैरह। आगे देखिएगा, इसमें दो चार चीजें और इसमें बोली गई, नोट करके बातें लिख लीजिएगा। इसमें जो परती भूमि होती है, देखिए अगर हम बात करें भूमि की, तो इसमें हम दो चीजें मतलब देखते हैं। एक तो यह है जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो प्रोडक्टिव एरिया हो जाएगा। और एक ऐसी भूमि, इतिहास में पढ़ा होगा परती भूमि, उसको कैटेगराइज किया गया है, वो जरा देख लीजिएगा। मतलब जहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसी भूमि को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है इस रिपोर्ट में। एक तो ऐसी भूमि है जहां पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। बट हमें यह देखना है इस रिपोर्ट में कि कुछ ऐसी भूमि है जहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इसको देखिएगा। प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो यह आपकी परती लैंड या परती भूमि, इसको परती ही लिखिएगा, मतलब यहां पर किसी टाइप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, अब जरा देखिएगा पहला टाइप क्या है इसमें। अगर एक ऐसा एरिया है जहां पर जो टाइम फ्रेम क्या है आपका, 1 ईयर हुआ है, 1 साल, मतलब 1 साल से प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हो रही है, परती भूमि को कैटेगराइज किया गया है टाइम के आधार पर, है ना। तो पहला वाला क्या है, टाइम क्या, 1 साल हुआ है, अभी किसी टाइप का खेती बाड़ी कुछ भी नहीं किया गया, एक तो ये परती भूमि हो जाएगी। दूसरी ये है जिसमें टाइम लिमिट क्या है, 1 साल से लेकर के 5 साल का टाइम हो चुका है, किसान ने कोई भी फसल इसमें नहीं लगाई है। एक ये परती, बात मत करिए प्लीज, बात नहीं क्लास में, उसके बाद जाना हो जा सकते हैं लेकिन क्लास में बात नहीं। देखिए प्रोडक्शन की बात करें अगर, तो इसमें क्या है, परती भूमि की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, कैटेगराइज करिएगा समय के आधार पर। ठीक है, अगर 1 साल हो गया है, यहां पर किसी भी टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हो रही है, एक तो ये टाइप हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा 1 साल से ज्यादा और 5 साल तक का समय हुआ है, कोई काम अभी नहीं हुआ है। और तीसरा हो जाएगा अगर आपका समय क्या है, 5 साल से ज्यादा हो गया है, मोर देन 5 ईयर्स। तो सरकार ने इस रिपोर्ट में पहली बार बताया है, मतलब यह है यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी पीटी वालों को ध्यान में रखना है। परती भूमि को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है समय के आधार पर। एक ऐसी भूमि है जहां 1 साल होने वाला है, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। दूसरा टाइप यह है जहां पर समय सीमा क्या है, 1 से 5 वर्ष की है, हो सकता 3 साल हो गया, 4 साल हो गया है, 4.5 साल हो गया, कोई काम नहीं हुआ है। और तीसरा टाइप क्या है, जहां पर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से अधिक समय हो गया है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलग मायने हैं। अगर आपके यहाँ मिट्टी फर्टाइल है लेकिन अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ सॉइल खराब हो रहा है, उसको कैसे आप रिकवर करें, ये सब चीजें होंगी, है ना। परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, पीटी के लिए बहुत जरूरी है, वो जरा देखिएगा। 1 साल वाली जो है 4.03%, प्रति भूमि का 4.03% ऐसा है जो 1 साल से काम में नहीं आ रहा है। परसेंटेज आपको याद रखना है।
दूसरा आप देखिएगा 1 से 5 साल की बात करें तो 3.32%, याद रखना है। और 5 साल से ज्यादा समय हो गया है तो ये 3.63%। तो परसेंटेज के आधार पर ये भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक जो भागीदारी है वो किसकी है, जो 1 साल मतलब 1 साल के आसपास 6 महीने 7 महीने 8 महीने इतना समय हुआ है। तो ये डेटा आपको ध्यान से नोट करना है, ठीक। चलिए, तो थोड़ा सीरियसनेस बढ़ा दीजिएगा। पीसीएस का एग्जाम देख लिया होगा, है ना, तो मजाक हम कुछ नहीं होगा, है ना। एक राष्ट्रीय किताब आती है, उसके भरोसे लोग गए थे पेपर देने, अब उन्हें लग रहा है कि कोई दूसरा धंधा स्टार्ट कर लें, है ना। ये देख लिया होगा ना, हर जगह की बात है ये। तो सही तरीका क्या है, अगर देखिए बात समझिए, अगर बेस ठीक नहीं किया तो मामला फंसेगा, है ना। सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है और आप अधिकारी बनेंगे तो बहुत नेचुरल सी बात है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और टेक्निकल टर्म्स देखिए, कई बार मैंने मजाक में बोला होगा, आपको लगा होगा मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। सिलेक्शन लेना है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, टेक, अगर ये स्किप करके जाएंगे यकीन मानिए यूपीएससी पीटी फिलहाल तो नहीं होगा, है ना। बात समझिए, पिछले 2015-16 से जो चेंज हुआ है। अच्छा, एक और सर्वे है, सीरियसली है ये, मेरा अपना सर्वे जो है, जब से बीजेपी आई, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इनको लगभग साइडलाइन कर दिया है, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा इतिहास ठीक है। आप देखिए आए दिन स्टेटमेंट आता है और आप बोले नहीं यही ठीक है। आप कथक कर रहे हो, वहां पूछा ही नहीं गया, क्लास में भी कथक ही होगा, है ना। तो इसीलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए। और टेक्निकल देखिए, आप बात समझ, जब से चेंज हुआ ना सिलेक्शन रेशियो, देखिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो क्यों होते जा रहे हैं, रीजन है ना, वो पढ़ते ही वही जो काम का है ना। बात समझिए, तो इसीलिए बता रहा हूं, जब भी मन से पढ़िए, बेशक कम पढ़े। टाइम टेबल बना लिया 18 घंटे का, सो रहा है वो भी गिन लिया, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। आगे देखिएगा भाई, है ना। इसमें एक टर्म आपको रिपोर्ट में मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं TOF। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको मिले, जैसे मान लिया कि सरकार को लगा कि एक ये फॉरेस्ट एरिया है, आपका कोई वन है, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट कवर होगा आपका अपना देख लीजिए, है ना। और अगर इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो भी ट्री मिल जाएगा आपका, इसका भी सर्वे किया जाएगा कि वन के बाहर कितने पेड़ हैं। ये जो पेड़ आपने देखा आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, है ना, इनको हम डिनोट करते हैं TOF के नाम से। यूपीएससी पीटी में अगर पूछ लिया गया TOF क्या है ना, तो बस है कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन है बस, है ना, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, इतनी बात आपको याद रखनी है। देखिएगा उसके बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, है ना। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट डालिएगा, ऐसा वन क्षेत्र जो सरकार के रिकॉर्ड में है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। इसको समझिए, दो तरीके से सरकार ने इसको कैटेगराइज किया है। मतलब ये वो वन है जो सरकार के रिकॉर्ड में है ना। आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, ये सरकार के अपने रिकॉर्ड में ये फॉरेस्ट एरिया आता है। इसको फर्दर 2 टाइप्स में आपने इसको डिवाइड किया हुआ। टाइप नंबर 1 क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब ये वो वन है जिनको बचाने का प्रयास किया जाए, प्रोटेक्शन दिया गया, है ना। दूसरा आप देखिएगा रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन, और ये है आपके संरक्षित वन। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में अंतर क्या है, यहां पर जो रिजर्व फॉरेस्ट है, मतलब सरकार ने इसको रिजर्व किया हुआ है, किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, यहां पर कोई मानवीय गतिविधि नहीं देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें क्या नहीं होगा, ह्यूमन एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यहां पर नहीं होंगी। चाहे आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, वनवासी हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको आरक्षित किया गया है, यहां पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी
नहीं होगी। क्लियर है? और जब आप बात करेंगे इसको क्या मिला हुआ, प्रोटेक्शन की बात की गई, मतलब यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं लेकिन लिमिटेड हैं, ये अंतर है। तो लिख लीजिएगा लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर? और ये किसके लिए है भाई, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहां पर हैं, जो जनजातियां हैं, उनके लिए यहां पर थोड़ी सी मतलब परमिशन मिल जाती है। अभी छत्तीसगढ़ का मुद्दा चल रहा था, याद होगा आपको, तो याद करिए हसदेव रेंज जो थी, है ना, उसमें आप देखा वो कौन सा फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। उसके आसपास जो जनजातियां थी उन्होंने विरोध किया था, अडानी को साइड मिली थी, याद करिए 3-4 महीने पहले की बात है। तो मतलब क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट को फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया। एक क्या है, आप देखिए संरक्षित वन, यहां पर मानवीय गतिविधियों को थोड़ी सी परमिशन दी जाती है, लेकिन किसके लिए, या तो आप क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब या वनवासी, हम लोगों को नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या, रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, जहां पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। अब आप देखिए अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वो कहां बनाया जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट में, है ना। और एक टर्म आता है, टेक्निकल टर्म है, देखिएगा, जैसे जब आप किसी प्राणी का, किसी वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें, उसका कंजर्वेशन करते हैं, संरक्षण अगर आप करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव का संरक्षण जब करते हैं, किसी का हो सकता है, तो एक बात याद रखिएगा, 2 तरीके हैं। एक, अगर हम उसके प्राकृतिक आवास में ही कंजर्व करते हैं, इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, इन सीटू विधि। याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का संरक्षण 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला टाइप क्या है, इन सीटू, एक लाइन बस लिख लीजिएगा इसमें, कंजर्वेशन विद इन नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास के अंतर्गत संरक्षण, उसके घर में, है ना। और टाइप नंबर 2 होता है एक्स-सीटू, मतलब प्राकृतिक आवास के बाहर कहीं जाकर उसको कंजर्व किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर क्या है, नेचुरल नहीं, हमने बनाया है, तो चिड़ियाघर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्स-सीटू का। क्लियर है? जब आप बात करेंगे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इन-सीटू का हो जाएगा। तो आप देखिएगा जो रिजर्व फॉरेस्ट है, यहां पर किस टाइप का कंजर्वेशन हो सकता है, इन सीटू। बात समझ आई? तो ये चीजें कनेक्टिविटी आपको समझना है। अरे समझ आ रहा? ठीक। हालांकि अभी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री बहुत मतलब मजेदार चीज है, यहाँ पूरा काम करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये सर ने सुन तो नहीं लिया, मैंने बोल दिया इतिहास का कोई रोल नहीं है, मतलब है। पीटी पास करने के लिए अगर हिस्ट्री नहीं भी पढ़ के जाएंगे, पीसीएस में लग गया होगा। जो लोग रात दिन इतिहास पढ़ रहे थे वो भी उतना ही कर पाए जिन्होंने हल्का फुल्का देखा था, है ना। अंतर दिखा होगा, ये अब की याद नहीं, 2 चीज आप देखिए। समीक्षा सबसे छोटा एग्जाम होता है, आप पूछ लेंगे पंडित नेहरू ने 1948 में इस दिन क्या खाया था, अब वो जाने, उनका काम जाने, है ना। लेकिन इकोनॉमी में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, अगर नाम याद है तो काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा, तुक्का लगेगा नहीं। और फिर बता रहा हूं, महाकुंभ हो रहा है ना, मेंस में तो क्वेश्चन आना ही आना है, और फिर पीटी होगा, मई के बाद होगा, या तो जून फर्स्ट वीक में करा लेंगे, या मई मतलब 25 से पहले कराएंगे, यूपी का, है ना। क्वेश्चन आएगा, और ऐसा रहेगा कुंभ क्या है, उन्हें पता है, सब जानते हो, स्पेशल डेटा पूछेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद, प्रवासी भारतीय दिवस, इंडियन डायस्पोरा का क्या इंपॉर्टेंस रहा, है ना। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, और ये कलाकारी डेवलप करना है कि इसको मेंस कैसे लिखा जाए। मेंस लिखने के लिए कोई किताब नहीं आती, बात समझ आई, खुद आपको तैयार होना पड़ता है। अगर आपको लगे कि नोट्स आपने उठाए 1 पेज के और लिख के यही उगल चले आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए बता रहा हूं, चीजें सीखिए ढंग से, है ना, और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। आगे देखिए, इसमें अगर हम बात करें अपने यहाँ पर फॉरेस्ट कवर की, देखिए ये डेटा याद करना है, ये पीसीएस का डेटा है। फॉरेस्ट कवर की बात करें, हमारे यहाँ कितना फॉरेस्ट कवर है, 21.76%। टोटल एरिया का कितना है, 21.76%। और आपको पता होगा कि हमारी सरकार का टारगेट क्या है, 33%। ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन है कितना, 21.
अब ट्री कवर की बात करें, पेड़ कितने हैं टोटल एरिया के, तो वो हैं आपके 3.41%। और अगर आप देखें ट्री प्लस फॉरेस्ट, ये 3 तरीके से डेटा पूछा जा सकता है, 25.17%। ये याद रखिएगा, पीसीएस के लिए यहां से प्रश्न बन सकता है। और झाड़ियों की बात करें, स्क्रब की बात करें, झाड़ियां कितनी हैं, तो 1.33%। ये आपकी झाड़ियां हैं, ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर डालिएगा, अधिकतम वन आवरण, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, अधिकतम वन आवरण। तो कम से कम 3 राज्य आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 लिखिएगा मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है, एरिया के हिसाब से हम लोग बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो नंबर 1 मध्य प्रदेश और नंबर 2 क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, और 3 पर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब यहीं पर अगर देखिए, ये हम लोग बात कर रहे थे फॉरेस्ट की, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर, मैक्सिमम ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर, सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में महाराष्ट्र। नंबर 3 पर रैंकिंग चेंज हो जाएगी, यहां पर छत्तीसगढ़ है और यहां पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, याद रखना है। अगर वन आवरण की बात करें, सबसे अधिक वन आवरण कहां पर है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। और जब आप बात करेंगे मैक्सिमम ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला हेडिंग डालिएगा। उसके बाद में सिर्फ ट्री कवर की बात करें, सबसे अधिक जो है वृक्ष आवरण कहां पर है, तो नंबर 1 महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक ट्री कवर किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद में राजस्थान, और नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एरिया में बता दे रहा हूं, 8950.92 स्क्वायर किलोमीटर। डेटा याद रखिएगा, पीसीएस जिनको देना है, मेंस या पीटी, यूपी का डेटा याद रखिएगा। अगर पूछा जाए वृक्ष आवरण या ट्री कवर मैक्सिमम कहां पर है, तो महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा ट्री कवर, ये परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के आधार पर, कि किस जगह प्रतिशत के आधार पर हम लोग बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो नंबर 1 हो जाएगा चंडीगढ़, और यहां 18.58%, जो टोटल एरिया है चंडीगढ़ का, उसमें 18.58% एरिया किससे कवर है, ट्री से है। दूसरा लिखेगा दिल्ली, और यहां पर है आपका 11.87%, और नंबर 3 पर है केरल, केरला की बात करें 7.48%। अब यहां से प्रश्न देखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि प्रतिशत के आधार पर वृक्ष आवरण, ट्री कवर किस राज्य में ज्यादा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। और राज्य और केंद्र शासित दोनों एक साथ पूछ रहे तो आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर प्रश्न पूछा जाए सिर्फ राज्य, तो क्या हो जाएगा आपका, केरला हो जाएगा। और अगर भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ ले एक साथ, तो रैंक क्या हो जाएगी, वन चंडीगढ़ की हो जाएगी। उसके बाद लिखिएगा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अधिकतम वन आवरण प्रतिशत के आधार पर, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, प्रतिशत के आधार पर वन आवरण, परसेंटेज की बात करेंगे तो नंबर 1
लक्षद्वीप, यहाँ लगभग 91.33%। और इसके पीछे आप एक बात जान सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक टाइप का कोरल रीफ है। ये क्या है आपका, एक प्रवाल है, एक विशेष प्रकार का प्रवाल है। जो लक्षद्वीप आपका है वो किससे मिलके बना है या किसने बनाया है, कोरल रीफ ने या प्रवाल भित्ति ने बनाया है। और प्रवाल भित्ति बेसिकली क्या है, अवसादी चट्टानें होती हैं, तो यहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट कवर तेजी से ग्रो कर सकता है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत के आधार पर, तो रैंक 1 क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, है ना। परसेंटेज याद रखिएगा। और खास बात क्या है कि कोरल रीफ ने बनाया है लक्षद्वीप को। और कोरल क्या होते हैं, ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक है। रैंक 2 मिजोरम। मिजोरम कितना है, 85.34%। ठीक है। उसके बाद थर्ड पर लिखिएगा अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यह है आपका 81.62%। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर सिर्फ स्टेट पूछ ले, है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, मिजोरम, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हमारे यहां पर जो नेशनल टारगेट है, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने टारगेट डिसाइड किया है, वो है 33% एरिया किससे कवर होना चाहिए, वन आवरण से। तो हमारे यहां पर 19 स्टेट्स प्लस यूटीज की बात करें, 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मोर देन 33% फॉरेस्ट कवर है। अगर पूछा जाए कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक वन आवरण है, तो संख्या क्या है, 19। बात समझ आई। इस डेटा का मतलब क्या है, राष्ट्रीय टारगेट क्या आपका 33%, और इस टारगेट से ज्यादा फॉरेस्ट कवर कितने राज्य या संघ शासित प्रदेशों में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 19। और इसी में आप देखिएगा 8 ऐसे राज्य हैं, स्टेट्स की बात करें, जहां पर क्या है, मोर देन 70%, 70% से अधिक फॉरेस्ट कवर है। ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा, ये सब डेटा बहुत संभाल के याद रखिएगा, 2 साल तक यही काम आएगा। हेडिंग डालिएगा, मैक्सिमम इंक्रीज कहां पर हुआ, सबसे अधिक बढ़त कहां पर हुई, वो आपको याद रखना है। मैक्सिमम इंक्रीज की अगर बात करें, सबसे अधिक बढ़त किसमें, फॉरेस्ट कवर, किस राज्य में सबसे अधिक वनों में बढ़ोतरी हुई, तो नंबर 1 मिजोरम। मिजोरम की सरकार ने बहुत सारा प्रयास किया, यहां पर सबसे अधिक वनों में बढ़त दर्ज की गई। नंबर 2 गुजरात, गुजरात। नंबर 3 पर उड़ीसा। ये वो 3 राज्य हैं जहां पर वन क्षेत्र में बढ़त दर्ज की गई। याद रखिएगा, मैक्सिमम कहां पर हुई, मिजोरम, उसके बाद गुजरात, देन उड़ीसा। अब लिखिएगा मैक्सिमम ग्रोथ इन ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर। अगर ये पूछा जाए सबसे अधिक बढ़त ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर में कहां पर हुई, वो लिखिएगा नंबर 1 छत्तीसगढ़, नंबर 2 उत्तर प्रदेश भी आएगा इसमें, क्योंकि ट्री कवर में सरकार ने काफी पैसा लगाया, आपको पता होगा इसी साल फ्री में बहुत पेड़ बांटे गए थे, है ना। नंबर 3 पर उड़ीसा, और 4 पर होगा राजस्थान। अगर पूछा जाए कि ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर में सबसे अधिक ग्रोथ वाले राज्य, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। अब लिखिएगा सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर हुआ, वन कहां काटे गए। इस बार आप देखिएगा अभी अमेरिका में भी केस चल रहा, आग लग रही ना फॉरेस्ट में, तो इससे फॉरेस्ट कवर क्या है, लगातार कम होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज में ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती है, वनों को बचाना। देखिएगा मैक्सिमम लॉस की बात करें, सबसे अधिक कमी कहां पर हुई, फॉरेस्ट कवर में, या सबसे अधिक जो वन है उनका एरिया कम कहां पर हुआ है, तो वो लिखेगा नंबर 1 मध्य प्रदेश,
सबसे अधिक वनों का विनाश किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में। रैंक 2 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 त्रिपुरा। ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक वन आपका कम हुआ है। यहीं पर देखिएगा, नोट करके लिखिएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। ये थोड़े स्पेशल टाइप में है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन की अगर बात करें तो इसको आप देखिएगा, जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर ईस्टर्न साइड पर एक वाटर बॉडी है बंगाल की खाड़ी, वेस्टर्न साइड पर अरेबियन सी, दोनों हिंद महासागर है ना। मतलब हमारे यहाँ पर तटीय रेखा है, और ये जो कोस्ट लाइन है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ऊपर क्या होगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड ममता दीदी वेस्ट बंगाल, है ना। टोटल कितने स्टेट्स हैं भाई? 9 स्टेट्स हैं। बाकी आपको पता है कि अंडमान निकोबार हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, वो सब करके। अब एक चीज समझिए आप, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ये बड़े विशेष टाइप के वन हैं। इन पेड़ों के विकास के लिए नेचर ने सिर्फ एक ही प्रकार के पेड़ बनाए हैं, जो अगर आपका सैलाइन वाटर इनको मिलता है, नमकीन पानी, खारा पानी और फ्रेश वाटर, ताजा पानी, दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर इनका विकास होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर ये गंगा नदी है, इस तरीके से ताजा पानी लेकर आएंगी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का सैलाइन वाटर है। तो जो आपकी तट रेखा है, जो कोस्ट लाइन है, यहीं पर मैंग्रोव फॉरेस्ट का विकास होता है। मैंग्रोव वन कहां पर होंगे? जहां पर तट रेखा है, मतलब जहां पर खारा पानी और ताजा पानी दोनों मिलते हैं। मैंग्रोव वन का विकास क्या हो जाए? कहां पर होगा? तटीय भाग में होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब डेटा देखिएगा, मैक्सिमम की अगर बात करें, मैक्सिमम कहां पर है? नंबर 1 वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, और 42% ऑफ इंडिया, भारत में जितना भी मैंग्रोव है उसका 42% अकेले कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, पहली बात क्या याद रखनी, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो मैंग्रोव वन है, ये क्या गोरखपुर में हो सकते हैं? नहीं होंगे। इनके लिए क्या चाहिए? खारा पानी, समुद्री पानी भी चाहिए और ताजा पानी चाहिए। मतलब क्या है, इनके लिए सही जगह क्या है? तटीय रेखा है, इसलिए मैंग्रोव आपको यहीं पर दिखाई देंगे। और सबसे अधिक कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और डेटा क्या है नया, कि जितना भी भारत में मैंग्रोव है उसका 42% अकेले कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। नंबर 2 पे देखिएगा, उसके बाद गुजरात की बात करेंगे। गुजरात नंबर 3 पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, है ना। 4 पर आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य हैं जहां, मतलब ये ऑर्डर है, मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार एंड आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा, यहाँ सुंदरबन है, सुंदरबन का डेल्टा है। तो वन क्या ही सुंदर, सुंदरी पेड़ यहाँ पर पाया जाता है। इसी के कारण इस पूरे एरिया का नाम क्या हो गया? सुंदरबन हो गया। ठीक है। और सुंदरबन का एरिया बड़ा यूनिक टाइप का है। क्लाइमेटिक बेल्ट बहुत शानदार है, पानी बहुत बरसता, मिट्टी बहुत फर्टाइल है, और यहाँ पर गर्मी ही ज़्यादा रहती है ना। ट्रॉपिकल बेल्ट प्रॉपर है, सर्दी पड़ती नहीं। तो पूरे साल यहाँ पर धान का ही उत्पादन होता है ना। करीब करीब 3 साल तक आप, मतलब एक साल में 3 बार आप धान कर सकते हैं। 2 साल तो रेगुलर होता है, लेकिन अगर किसान एक्टिव है तो एक साल में जो पोटेंशियल है वो 3 टाइम्स आप धान यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, ये पूरी बेल्ट क्या है? राइस वाली बेल्ट है। तो सुंदरबन अब तो अमरूद का उत्पादन होने लगा है ना। यहाँ का सुंदरबन में जो हनी कलेक्शन होता है, शहद, इसको जीआई टैग मिल गया है, वो सब पूरा डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं मैंग्रोव के बारे में। एक योजना थी मिस्टी, यूनियन बजट में आई थी, उसका एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश में मैंग्रोव एरिया कैसे बढ़ाया जाए। ठीक, आगे देखिएगा, अगर हम बात करें सबसे अधिक ग्रोथ कहां पर हुई, मैक्सिमम ग्रोथ, सबसे अधिक ग्रोथ वाले स्टेट, तो नंबर 1 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में
और यहाँ लगभग 13.01% की ग्रोथ हुई है, 13% के आसपास। और नंबर 2 आप देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ग्रोथ हुई लगभग 12.39%। दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक ग्रोथ देखने को मिली है। मैंग्रोव की बात हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद में बस आप याद रखिएगा, गुजरात की अगर बात करें, क्योंकि रैंक 2 पर है, तो गुजरात में ग्रोथ नहीं, नेगेटिव ग्रोथ हुई है, एरिया कम हुआ है। अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर भी नेगेटिव ग्रोथ, एरिया कम हुआ है। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। टोटल चेंज क्या हुआ है पिछले वर्ष 2 वर्षों में, टोटल चेंज इन इंडिया, भारत में पिछले 2 वर्षों में मैंग्रोव को लेकर के क्या चेंज हुआ है, तो मैंग्रोव का जो एरिया है वो घटा है। याद रखिएगा, पिछले 2 वर्षों में मैंग्रोव वन का एरिया भारत में क्या हुआ है, कम हुआ है ना। अब इसमें देखिएगा, एक ऐसा स्टेट है तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ कोई चेंज नहीं है। अगर पूछा जाए वो कौन सा स्टेट है जहां पर नो चेंज, जितना एरिया है उतना ही मेंटेन रहा है, तो वो है आपका तमिलनाडु। याद रखिएगा, सबसे अधिक ग्रोथ कहां पर हुई है, आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, याद रखना आपको। और गुजरात की बात करें तो यहां पर नेगेटिव ग्रोथ, मतलब एरिया कम हुआ है। अंडमान में भी एरिया क्या है, कम हुआ है। उसका रीजन है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां जहां होगा वहां पर एरिया कम होगा। गुजरात में जहां पर मैंग्रोव है, यहां पर जो है खराई ऊंट पाए जाते हैं, खराई कैमल। और खराई कैमल क्या है, खराई की बात सुनो, यहाँ पे खारे पानी शब्द आया, खराई। और ये जो ऊंट है खराई कैमल या खराई ऊंट, ये मैंग्रोव की पत्तियां खाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, खराई कैमल रखा है। और खारे पानी में तैरना ही नहीं आता है। खराई ऊंट भारत में सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, तो तमिलनाडु में कोई चेंज नहीं आया है। अब अगर आप देखें कि 0% मतलब 0.15% ऑफ टोटल एरिया, मतलब हमारे टोटल, मतलब भारत की बात हम लोग करें, इंडिया की बात करें, इंडिया का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 0.15% इसी एरिया में सिर्फ मैंग्रोव पाया जाता है। मैंग्रोव का प्रतिशत भारत में हमारा जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 0.15%, ठीक है। और मैंग्रोव जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, तटीय भाग है, तो समुद्र से सुनामी वगैरह जब चलती हैं इस तरीके से आपके यहाँ एंटर करने की कोशिश करेंगी, और मैंग्रोव अगर यहाँ पर है तो ये सुनामी को क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो मैंग्रोव से आपको सुरक्षा भी मिलती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए जरा। अरे कुछ समझ आ रहा, समझना है नहीं, डेटा लिखना है और रटना है ना। 2-3 दिन में रट पाएंगे, बट मैंग्रोव समझ आना चाहिए। मैंग्रोव मतलब ये नहीं कि मैंगो जहां होता है, हाँ, ये सब चीजें आपको समझ लेनी है। आगे लिखिएगा भाई, मैक्सिमम लॉस की बात करें फिर से, ट्री लॉस कहां पर हुआ है, मैक्सिमम ट्री लॉस, सबसे अधिक पेड़ कहां काटे गए, तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक पेड़ कहां पर काटे गए। अगर ये प्रश्न आ जाए तो रैंक है मध्य प्रदेश, नंबर 2 कर्नाटक, और नंबर 3 लद्दाख, और नंबर 4 पर नागालैंड। ये वो राज्य है जहां पर सबसे अधिक पेड़ काटे गए। इस रिपोर्ट में ग्लोबल रेफरेंस भी आपको मिलेगा देखने को, दुनिया में क्या चल रहा है उसके साथ भारत में फॉरेस्ट कवर को लेकर के। तो अब देखिएगा, एक टर्म यहां पर यूज किया गया है, नेट गेन। मतलब क्या है फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कुल मिलाकर के जी, कर्नाटक, लद्दाख, नागालैंड। उसके बाद देखिएगा हम लोग बात करेंगे नेट गेन की, बात करें किसकी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब क्या है, आसान भाषा में ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि कहां पर ज्यादा ग्रोथ हुई पूरी दुनिया में। तो रैंक 1 लिखिएगा चाइना, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, 3rd पर इंडिया। मतलब पूरी दुनिया में फॉरेस्ट कवर के मामले में भारत रैंक 3rd पर है। अमेरिका में तो आग लगी रही है, देख ही रहे आप, लोग कह रहे ट्रंप आ गए इसलिए लग रही।
हाँ लग तो रही, लेकिन कनाडा में लग रही। ट्रम्प अलग ही टाइप का आदमी है। उसने कनाडा उसको नहीं पीएम क्या बोला कि कनाडा नहीं, ये तो हमारा गवर्नर है। वो टेंशन में आ गया, रिजाइन कर दिया। मतलब आप सुनिए, आप अपने घर के मालिक, लोग क्या बोले, नहीं मेरा पट्टीदार है। वो मालिक है, पट्टीदार कैसे? और अपने लड़के को भेज दिया ग्रीनलैंड, देखा होगा आपने। और बोला हाँ भाई, वो चला गया, बोला कितना भाव लगाओगे, खरीदने के लिए आ गए। इजराइल के बंधक हैं, है ना, जो भी गाजा के पास में ना, वहां पर उनको क्या बोला, हमास को बोला है कि जब तक शपथ ग्रहण है उससे पहले छोड़ दो, वरना जब मैं आऊंगा तुम लोग भागे भागे घूमोगे। अब एक मतलब देखिए, जो भी ऐसे कंट्रीज है ना जो इजराइल के मतलब उसको अपोज कर रहे थे, एक अजीब सा इम्बैलेंस बना हुआ है। अब दो टाइप के लोग हैं जो एक ही जैसे लगते हैं, एक भारत में है, दोनों भाई लगते हैं। अब दोनों दोस्त भी ऐसा बोलते हैं कि लगभग 4 साल तक दोनों एक साथ काम करेंगे करीब करीब। चाइना डर में है, और होना भी चाहिए। जब आप आईआर पढ़ेंगे तो अमेरिका में क्या हुआ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बाइडेन साहब बड़े लिबरल टाइप थे। चाइना ने बोला कि हम आपको सप्लाई करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका बंद कर दी, चाइना से इंपोर्ट करना चालू कर दिया। ट्रंप ने बोला सब बंद करो, सब कुछ यहीं पर होगा, मेक इन अमेरिका, हमारा कॉपी कर लिया, है ना। तो मतलब ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि भारत को थोड़ा सा, जैसे अभी वीजा वाला इशू आया था, वो ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों व्हाट्सएप पे तो होंगे ही। हाँ ना, मोदी जी ये सब दोनों लोग, भारत को तो फायदा होगा, लेकिन हाँ टेंशन में चाइना जरूर है। अच्छा, उनका भरोसा भी नहीं कुछ, कब क्या बोल देते हैं। ट्रम्प देखिए, कभी देखिए प्लान नहीं है, अनप्लान्ड स्ट्रक्चर में जाता है। माइक कहाँ, बस माइक लाओ, चालू हो गया। कौन? चाइना, मेरा गवर्नर है वहां पर, हो सकता है ये भी बोल दे, है ना। और इससे होता क्या, एक दूसरे कंट्री के जो लीडर है वो टेंशन में आ जाता है, ये क्या चक्कर है, मैं अपने देश का मालिक हूं, मतलब मैं राष्ट्रपति हूं, आप लोग तो नहीं, ये तो गवर्नर है मेरा, मेरा बच्चा है। आप सोचिए ना सही, कितना अपमानित महसूस करेगा। तो ट्रम्प ऐसे ही है। इसी टाइप के एक लीडर आपके इंडिया में है, सुब्रमण्यम स्वामी। उनका एक मैं कहीं देख रहा था, रील टाइप कुछ आ गया होगा, हाथ लग गया। किसी ने पूछा कि राहुल गांधी के बारे में बताओ, बोला इडियट है। देखिए, मतलब एक मतलब माइक्रो सेकंड नहीं कंज्यूम किया, बोले इडियट है। मुझे बड़ा बुरा लगा, कुछ तो सोच लेते। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बोल दिया, मोदी जी को बोल दिया कि मोदी जी कैसे हैं, कि झूठे, क्या मतलब। तो ऐसे लोग दुनिया में हैं, बट ठीक है, इनका कुछ मतलब होगा। अगला लिखिएगा प्लीज, है ना। फॉरेस्ट कवर की एक बात करें, अब आईआर में आपको ज्यादा मजा आएगा। ट्रम्प साहब आ गए हैं, 4 साल तक नई नई चीजें पढ़नी होगी। फॉरेस्ट कवर, ये हम लोग बात करें दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, तो रैंक 1 रसिया, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। नंबर 2 ब्राजील, नंबर 3 कनाडा, 4 पर अमेरिका, और 5 पे चाइना। 10वीं रैंक भारत की है। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें, अच्छा ये आधार है एरिया, क्षेत्रफल, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का स्थान 10वां है। नोट करके लिखिएगा। एक टेक्निक है, इस रिपोर्ट में उसका जिक्र किया गया, फिश बोन मेथड। फिश बोन हिंदी में भी लिख लीजिएगा, अब मछली की हड्डी क्या है मतलब, है ना। तो हाँ, फिश बोन मेथड क्या, जरा देखिए। अगर आप देखें चाइना वाले क्या करते हैं, अगर कैल्शियम की कमी होती है, एक मेथड बेसिकली कुछ इस तरीके से, वो मछली को मतलब इस तरीके से रोस्ट करते हैं ताकि जो भी मांस रहे वो निकल जाए, तो हड्डियां इस तरीके से लगी ना, ऐसे करके कुछ होती है ना, ये करके। तो इसी को अपना अलग काम करते हैं। लेकिन मैंग्रोव में ऐसा कैसे यूज करेंगे, अगर हम फॉरेस्ट, देखिए समुद्री धाराएं जिस तरीके से बहती हैं, अगर आप अपोज करने की कोशिश करेंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिएगा धारा कैसे, जैसे मान लीजिए पानी की धारा इस तरीके से है, तो हम इसी तरीके से मैंग्रोव उसी के साथ बहाएंगे, बात समझ आए, तो पेड़ क्या हो जाएगा, तेजी से उसमें ग्रोथ हो जाएगा। तो आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, फिश बोन मेथड किसके काम आता है, तो ये किसके काम आएगा, मैंग्रोव के काम आता है। मैंग्रोव का प्लांट जब लगाते हैं, अगर फिश बोन मेथड की मदद से आप मैंग्रोव कवर को बढ़ाने का काम करते हैं, तो याद रखिएगा यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में। उसके बाद देखिएगा 2023-24 में
वन में बहुत आग लगी 2023-24 अभी भी चली रही कहीं न कहीं, है ना। तो ये फायर केसेस की बात करें, जो आग कांड, जो अग्निकांड हुए हैं, है ना। अच्छा, स्पेशली फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा, इंडिया की बात करें, अगेन हम लोग इंडिया का ही डेटा है इस रिपोर्ट में, उत्तराखंड में मैक्सिमम एरिया चपेट में आया है। रैंक 2 उड़ीसा एंड थर्ड आपका है छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर वन अग्नि ज्यादा लगी है, ज्यादा एरिया इसमें बर्बाद हुआ है। तो नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उड़ीसा, 3 पर छत्तीसगढ़। और उत्तराखंड में बड़ा, मतलब बहुत सारा एरिया जो है, अगर आप देखेंगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो जाता है, कुमायूं वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस हुआ है। उसके बाद इस रिपोर्ट में बांस की बात की गई, बैम्बू की बात की गई, बैम्बू एरिया। इसको लेकर के क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए, असल में मोदी जी जब पहली बार पीएम बने थे, उन्होंने बोला था ये बांस नहीं, ये है आपका ग्रीन गोल्ड, ये हरा सोना है, ठीक है। हाँ, नाम दिया था ग्रीन गोल्ड। अब दूसरी बात देखिएगा, इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि यहां पर ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ इन बैम्बू कवर, बांस आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब भारत में बैम्बू कवर बढ़ा है, ये आपको याद रखना है। और होमवर्क कर लीजिएगा, एक सरकार ने पहल स्टार्ट की थी, उसका नाम है बोल्ड या ऑपरेशन बोल्ड इसको कहते हैं। ऑपरेशन बोल्ड का संबंध किससे है? बैम्बू प्लांटेशन से है, ऑपरेशन बोल्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा एरिया, मैक्सिमम एरिया की बात करें, सबसे अधिक एरिया आज की डेट में 2023 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। याद रखिएगा, मैक्सिमम एरिया अंडर बैम्बू कवर, बांस आवरण के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका उड़ीसा। सबसे अधिक वृद्धि कहां पर दर्ज की गई? मैक्सिमम ग्रोथ, बैम्बू कवर की बात करें तो मैक्सिमम ग्रोथ की बात करें, ये आपका हुआ है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू का अचार भी मिलता है, बाकी बहुत सारी चीजें बनाते हैं वो। और सबसे अधिक नुकसान कहां पर हुआ है? मैक्सिमम लॉस की बात करें, सबसे अधिक कटाई कहां पर हुई है? तो वो लिख लीजिएगा कर्नाटक, सबसे अधिक कर्नाटका, और उसके बाद मणिपुर, ये आपको याद रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF की बात की जाए, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा, सबसे अधिक TOF का एरिया कहां पर है? महाराष्ट्र में। और नंबर 2 पे, 2 का नाम याद रखिए, कर्नाटका। वन के बाहरी क्षेत्र में सबसे अधिक वृक्ष आवरण, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसके बाद में एक टर्म है और उसका जिक्र किया गया, LUCF। इस रिपोर्ट में इसको, तो हो सकता है इसकी फुल फॉर्म पूछ लें। पहले देखिएगा, जो आपके पास भूमि है उसका क्या प्रयोग होता था, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? लैंड यूज कैसे करते थे, भूमि का उपयोग। उसके बाद में क्या चेंज हुआ है, पहले क्या करते थे एग्रीकल्चर, अब फॉरेस्ट लगा दिया, क्या हुआ है। और उसके बाद में आपको लिखना है फॉरेस्ट या फॉरेस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, LUCF, है ना। तो ये आपकी रिपोर्ट है, बस एक डेटा इसमें आपको ऐड कर लेना है,
अगर आपको यूपी पीसीएस देना है तो यूपी का डेटा, बिहार पीसीएस देना है तो बिहार का डेटा। क्लियर? अभी यूपी गवर्नमेंट की साइट पर अपडेट हुआ नहीं है, जैसे हो जाएगा तो फिर मैं करा दूंगा, अगर उससे पहले आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसको तो आप रट जाइए, है ना, ये तो रटना ही रटना है। 2 साल तक यहीं से क्वेश्चन आएंगे हर एग्जामिनेशन में, तो एक बार मेहनत करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा लिखिएगा आर्टिकल नंबर 2, स्पेस डेस्क, नाम सुना होगा आपने। स्पेशली इसको क्या बोलते हैं, स्पेस में डॉकिंग कराना है ना। तो स्पेस डेस्क क्या है, इसको जरा देखिए क्या है। एक मिशन है, इसको ढंग से समझना है, इससे क्या चेंज होने वाला है और किसका है, ये इसरो का है। ठीक, अब इसका और टेक्निकल नाम क्या हो सकता है, लिख लीजिएगा, ऑर्बिटल डॉकिंग या स्पेस डॉकिंग। इस काम के लिए ये पूरा मिशन स्टार्ट किया गया है, और जो डिस्टेंस होगी धरती से, अगर आप डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें इसमें, तो डिस्टेंस आपका है 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये किया जाएगा, जहां पर आपका लो ऑर्बिट है, निम्न कक्षा में किया जाएगा, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका कम लगता है ना। अब आपको समझना है कि टूल क्या है, तो PSLV C60 इसका प्रयोग किया गया है। रॉकेट कौन सा प्रयोग किया गया वो भी आपको याद रखना है। और यहां पर जो स्पेस क्राफ्ट हैं, छोटे क्राफ्ट जो बनाए गए हैं, मतलब जो सैटेलाइट देखेंगे बहुत छोटे छोटे हैं, 2 है ना, और एक का नाम है आपका SDX-01, दूसरे का नाम है SDX-02, और इसका वेट दोनों का बराबर है 220 किलोग्राम एंड 220 किलोग्राम। एक रहेगा चेजर, अभी लिख लीजिएगा, समझते हैं, ये चेजर रहेगा और ये रहेगा टारगेट। ठीक, अब थोड़ा समझ लेते हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और स्पेस डॉकिंग की अगर बात करें तो अमेरिका, रसिया और चाइना ये डॉकिंग कर चुके हैं, और चौथा बना है इंडिया। ठीक, अब डॉकिंग का मतलब समझिए क्या है और क्यों इसका रोल रहेगा। एक देखिए, स्पेस की बात करेंगे, है ना, तो मान लीजिए जैसे इन्होंने क्या किया, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में 2 बॉडी पहुंचा दी। पहला काम क्या होगा, अगर हमें इन दोनों में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, कोई जुड़ाव करना, पहले कोशिश करेंगे कि दोनों को एक साथ लेकर आए, फिर देखेंगे क्या हम एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इसका उद्देश्य क्या है, मान लो इसमें एक बैटरी रख दी इन्होंने, दूसरे में रख दी चार्जर, मान लीजिए सपोज करो, है ना, कि जैसे कनेक्शन दोनों में होगा तो हम एनर्जी को ट्रांसफर करके देखेंगे। बात समझ आई, एक काम आपको ये करना है। दूसरा, जब दोनों अभी अलग अलग जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन को आपने ऐसे कर दिया, इसकी ऐसे कर दिया, कोशिश करेंगे दोनों जब कनेक्ट हो जाएंगे तब क्या डायरेक्शन हम चेंज कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, है ना। ये इशारा ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है स्पेस में कुछ इंफ्रा टाइप में, मान लिया जैसे अगर आपको अपना अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे, अमेरिका का है, चाइना का है, रसिया का है, तो वहां पर बिल्डिंग टाइप बनाना होगा, केबिन बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, तो आपने धीरे धीरे 2 बॉडीज पहुंचाई, दोनों को अगर आपने क्या कनेक्ट कर दिया, इनका डायरेक्शन चेंज कर दिया, अगर ये आप सीख गए, इसका मतलब क्या है, अंतरिक्ष में जो आपको स्टेशन अपना डेवलप करना है उसमें आसानी होगी। क्लियर है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, इट मीन्स की फंक्शनल भी है, मतलब एक दूसरे के फंक्शन भी ट्रांसफर हो रहे, डायरेक्शन चेंज आप कर पा रहे, ये सब काम करना है। इसके साथ में क्या किया गया इसमें, देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस की अगर बात करें, डॉकिंग का जो स्टैंडर्ड है वो 10 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस, जब मतलब 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर सेट किया जाता है पहले। तो आप देखिएगा डॉकिंग जब करते हैं तो पहले क्या करें, दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए 10 से 20 किलोमीटर, हमने 20 को लिया, फिर उस डिस्टेंस को कम करते 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 लेके आएंगे हम 3 किलोमीटर पर। ठीक, यहां से आप जो
देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले 20 किलोमीटर थी, डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, ग्रेविटी वहां पर बहुत कम है, वहां पर चीजों को करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे ही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर रह जाएगी दोनों के बीच में, तो फिर से यहां से ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे। फिर जब 3 किलोमीटर पे आप आएंगे तो फिर एकदम बैलेंस किया जाता है, फिर हम डॉकिंग करते हैं। डॉकिंग मतलब कनेक्टिविटी। डॉकिंग जिसने ट्रेन का जो इंजन होता है बाकी जो है ना रेल से कनेक्ट होता है, डॉकिंग है। डॉकयार्ड सुना होगा, है ना। तो दोनों में कनेक्टिविटी हो गई। फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें क्या है, एक को बनाया जाएगा टारगेट और दूसरे को चेजर। एक को सेट करेंगे 3 किलोमीटर हो जाएगा यहीं पर, दूसरा उसको चेंज करते हुए आएगा, फिर क्या करेगा, वो डॉक करेगा। डॉक करने के बाद एनर्जी ट्रांसफर, डायरेक्शन चेंज किया, जो फंक्शंस आपके हैं वो सब आपने ऑपरेट किए, उसके बाद में क्या कर देंगे, अनडॉकिंग कर देंगे। ये आपका टारगेट है। बात समझ आई। तो क्या क्या प्रश्न अभी पूछ सकते हैं, सारा कुछ याद रखिएगा। कौन सा रॉकेट है, क्राफ्ट की जो नाम है, कोड क्या है, वो कोड आपको याद हो जाएगा। जो 2 वाला है ये टारगेट लिया गया है, कोई भरोसा ना स्टेटमेंट पूछने टारगेट क्या है, SDX 01 या क्या है ना, याद रखिएगा टारगेट क्या है 02, और दोनों का वेट कितना है 220 किलोग्राम। ठीक है, डॉकिंग हो जाएगी और आपका जो भी टारगेट है, सबसे पहला काम क्या है, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर करना। और जब आप ये काम कर लेंगे उसका डायरेक्शन चेंज किया जाएगा। डॉकिंग के बाद में डायरेक्शन वगैरह भी चेंज आप करेंगे, है ना। उसके बाद में एनर्जी ट्रांसफर, फिर आप डायरेक्शन चेंज करके देखेंगे, दिशा में बदलाव कर देंगे। ठीक है, और जब ये सब आपके प्राइमरी काम हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, अनडॉक करेंगे। जो ऑपरेशन का टाइम है या जो मिशन का जो टाइम फ्रेम आपने डिजाइन किया है, ये 2 ईयर्स से 2 साल तक ये सारे काम आपको करने हैं। और एक सब्जी होती है लोबिया, सुना होगा आपने, लोबिया के बीन्स आती ना, उसके बीज यहाँ तैयार किए गए और इस मिशन में भेजे गए, और लोबिया के बीज अंकुरित हो गए। न्यूज आई होगी, इसरो में देखा होगा, लिखा होगा। मैसेज क्या है, जब आप अपने घर के पीछे लोबिया के बीज डालते हैं तो यहां पर ग्रेविटी है, पत्ते ऊपर बढ़ रहे हैं, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है ना। कोई फसल है, अगर वो आप समझिए कि गेहूं का पौधा ऐसे ऊपर निकलेगा तो ग्रेविटी उसको क्या करती है, नीचे खींचने की कोशिश करती है। आप कहां पहुंच गए हैं, लोअर ऑर्बिट में। नेचर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस कंडीशन में देखेंगे कैसे ग्रोथ हो रहा है। बात समझ आई। हो सकता है 10 साल के बाद मंगल के धनिये आपकी गली में बिके, अरे हो सकता है ना भाई, जमीन भर गई, धरती पर लोग हैं। आप देखिए 2062 तक जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, तो विकल्प तलाशना पड़ेगा। जैसे आर्य लोग विकल्प तलाशते हुए आ गए थे, तो ये तो मानव सभ्यता का नियम है बड़ा पुराना, संसाधनों की खोज में लगातार घूमते रहना, है ना। तो हम लोग कहां पहुंच गए, दूसरे गोला पर। हाँ हो सकता है ये, जब आप लोग ओल्ड एज में होंगे या सर्विस में होंगे, रिटायरमेंट बने, तब तक अमरूद बिकेंगे। पूछो कहाँ के अमरूद है, मुझे तो शुक्र वाले चाहिए, है ना। हो सकता है नहीं, ये संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी पूरी है। कहाँ की कोल्ड ड्रिंक है, वरुण की गैस गोली है ना, वो मतलब गैस ही है, वरुण की गैस वाली कोल्ड ड्रिंक लाइए। ये हो सकता है, वेराइटीज बनेंगी। हो सकता है आपके यहाँ कोई एलियन हो, सब्जी बेचने आया हो। नहीं, ये सब सारे खेल हो आप बताइए, स्पेस में डॉकिंग कर रहे हैं। और सुनीता विलियम्स अभी स्पेस में एक वीडियो उनका आया था, इसरो के साइड देखिएगा, वो जूस पी रही थी, है ना, पाइनएप्पल का जूस आई थिंक था, जो मैंने उनको जितना याद आ रहा। तो सोचिए, किसी ने सोचा था ऊपर बैठ जूस पियेंगे, मरने के बाद जाएंगे नीचे, यहाँ मतलब जो दान आन होगा वही पहुंचेगा ऊपर। हमारे यहीं तो था, पिंड दान करिए ऊपर पहुंचेगा। सुनीता विलियम डायरेक्ट पहुंच गई। तो ये सारा खेल समय का है, और टेक्नोलॉजी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग घूमने जाए, चलो कल संडे है, मंगल पे घूम के आते हैं, हो सकता है ना। डॉकिंग स्टेशन गोरखपुर, केबिन पकड़ लिया है ना, हो सकता है इस चीजें हो जाए। बट आप रहेंगे धरती तब तक या नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे यहाँ रामायण लिखी होगी जिसने, इस महान पुरुष ने, उसने लिखा था कि रावण के पास पुष्पक विमान था, लोगों ने मजाक उड़ाया। अभी कितने विमान हैं देख लीजिए। मतलब क्या है, विचार में अगर कोई चीज है तो आज नहीं कल क्या है, हो जाएगी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ हो सकता है ये चीजें हो जाए। एक जगह है पीतमपुर,
मध्य प्रदेश में चर्चा में था। तो बेसिक कहानी ये है, उसके पीतमपुर की बात मैं ऐसे बता दे रहा हूं क्योंकि अभी न्यूज चल ही रहा होगा। एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, पेस्टिसाइड बनाती थी, कीटनाशक, और 1984 2 दिसंबर की रात, इसलिए 2 या 3 दिसंबर लिखते हैं, यहां पर MIC एक गैस है वो लीक हो गई। पॉइजनस थी, जहरीली थी, बहुत लोग मर गए थे। अब मुद्दा क्या चल रहा है कि इस प्लांट का जो भी गार्बेज टाइप बचा हुआ है ना, उसको उठा करके पीतमपुर में डंप करेंगे। तो वहां के लोग बोल रहे हैं कि ये हमें जिंदा मारने की कोशिश है सरकार की, जब जहरीली चीज है यहाँ क्यों डंप कर रहे हो, है ना। ये मुद्दा भी तेजी से चल रहा होगा, है ना। तो बस हाँ, पीतमपुर की बात है। तो हो सकता है कि सन पूछ ले, गैस पूछ ले, ये कई बार आएगा, जिसको बाद में डिटेल में जानेंगे। आगे लिखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, इसमें सारा इंपॉर्टेंस किसका है? इंडियन डायस्पोरा की हम लोग बात करेंगे। अभी हो रहा प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, और डेट क्या है? 8 से 10 जनवरी। ठीक, समझना है एक्चुअली में ये क्या है दिवस, क्या चक्कर है। देखिए, सबसे पहले 1977 में, 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय दिया गया, है ना। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बोला, उस समय जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उनको बोला कि आप एक काम करिए, जो हमारे लोग हैं वो कहीं और किसी दूसरे देश में जाकर के स्टेबल हुए हैं, उनके खिलाफ वहां की सरकार कुछ कर रही है, आप बोलते क्यों नहीं कुछ? तो सरकार ने फिर नहीं बोला कुछ। तो पंडित वाजपेयी ने ये चीज सोची थी, और उसके आसपास आप देखिएगा घटना होती है। युगांडा एक देश है अफ्रीका, उसमें एक तानाशाह हुए हैं इदी अमीन, कभी पढ़िएगा उनके बारे में। तो उन्होंने क्या बोला, अचानक एक दिन, सन की टाइप आदमी था और बहुत लंबा चौड़ा, इंसान कहना ठीक नहीं है ना, राक्षस टाइप था, आप पढ़िए उनके बारे में। हाँ, उसके काम भी इसी टाइप के थे, इंसानों का मीट खाता था। हाँ, BBC पर आप देखेंगे, मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा उसका, है ना। तो आप समझिए, उसके मतलब घर में एक रूम था जहां कोई नहीं जाता था, एक उसका वर्कर था स्पेशल टाइप में, बस वही जाता था। एक बार उसकी वाइफ ने जिद करी कि मुझे भी जाना, इसमें है क्या, तीसरी वाइफ, तीसरे नंबर की। हाँ, ये सब मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो वो जाती है, उसने कहा फ्रिज खोलो, तो उसमें एक इंसान का कटा हुआ सर रखा था, वो उसकी वाइफ का एक्स रहा था। ये पूरा है, तो मतलब बात नहीं, पूरा किस्सा मैं बता रहा हूं। और कई सारी बॉडी जैसे रखी हुई थी। तो आप समझिए, ये है इदी अमीन। ये तो खैर उसका पर्सनल मामला हो गया, हम लोग IR वाली बात कर रहे हैं। ये प्रवासी भारतीय दिवस, तो क्या हुआ, इसने एक बार घोषणा करी है कि जितने भी एशिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, 10 दिन का टाइम दिया, सब लोग निकल लो यहां से, खाली करो देश हमारा, सब बर्बाद कर दिया आपने, इस तरीके से उसने बोला। और बोला कंडीशन है, एक बैग लेके जाना, उसमें सिर्फ कपड़े हों, जो भी आपने कमाया, पैसा वैसा कुछ नहीं, कार घर सब यहीं छोड़ जाओ। अगर आपने पैसा, कई लोगों ने सोचा कि हम गोल्ड परचेज कर लेते हैं, पहन के ले जाए, नहीं, एक सिंगल रिंग तक पहन नहीं आने दिया। अगर रिंग कोई पहन के आया, उसको रिंग वहीं काट के रख ली। ये हुआ युगांडा में। तो यहां पर भारत सरकार पर प्रेशर क्रिएट किया गया, भाई कुछ करते क्यों नहीं, कुछ तो बोले। युगांडा छोटी मुट्ठी भर का देश है, सरकार ने नहीं सुना और लोगों को देश छोड़ना पड़ा। तो पंडित वाजपेयी जब विदेश मंत्रालय में आते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, हम कुछ करेंगे जरूर। और क्यों करेंगे, फिजी में एक केस हो गया था उनके समय। जैसे आप समझिए, अगर इंडिया की बात करें और इंडिया से एक बंदा चला गया, तो टेक्निकली वो भारत में रहता, भारत का नागरिक है, हमारे ऊपर प्रेशर था ना। उसने क्या किया, मान लिया वो किसी और कंट्री में चला जाता है, जापान चला गया, यहां पर उसने एक कंपनी खोल दी, ABC लिमिटेड कंपनी, काम कर रहा। सरकार, जापान की गवर्नमेंट ने कोई नियम ऐसा लागू कर दिया, इसको कंपनी बंद करनी पड़ी। तो इस केस में सरकार का धर्म है कि बात करें कि भाई हमारे बंदे ने मेहनत की, आपके यहां कंपनी खड़ी की है, ऐसा मत करिए, सरकार को बोलना चाहिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम है, ये वाजपेयी जी के माइंड में आ गई थी। सन 2002 में सिंघवी कमेटी बनती है, 2002 की बात है, PM है, सिंघवी कमेटी बनेगी। उस कमेटी ने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि आपको प्रवासियों के लिए काम करना पड़ेगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार सन 2003 में मनाया जाता है।
कमेटी कौन सी बनी थी? सिंघवी, लिखते रहा करो, सिंघवी कमेटी, है ना। किस सन में बनी थी? सन 2002। और पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? 2003 में मनाया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्यों मनाना चाहिए, मेन बात ये भी है। तो अगर आपको मैं दो आंकड़े दूं, वो जरा देखिएगा। हमारे यहां की लगभग 1.3% जनसंख्या ये प्रवासी है। भारत की 1.3% आबादी ये प्रवासी भारतीय है। अगर सब घर पर आ जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या है, भीड़ और बढ़ जाएगी। और ये लोग ढंग का काम करते हैं, पैसा कमा के घर भेजते हैं। दूसरा केस आप समझिए, एक तो ये है प्रवासियों का सम्मान क्यों होना चाहिए। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि आज की डेट में हमारी जो टोटल जनसंख्या है उसका 1.3% क्या है, प्रवासी, इंडियन डायस्पोरा है, विदेश में जाकर रहते हैं। ठीक है, और दूसरा केस आप समझिए, रेफरेंस दिया गया कि सन 2021-22 में जितना भी एफडीआई आपके घर में आया, ठीक है, इससे लगभग 20% ज्यादा रेमिटेंस मिला है आपको। निजी धन प्रेषण, मतलब विदेशी लोग, जो हमारे लोग हैं विदेश से पैसा कमा करके भेजा है, वो एफडीआई से 20% ज्यादा भेजा। बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? विदेशी इन्वेस्टमेंट जितना हुआ है कंपनियों का, उससे 20% ज्यादा पैसे कमा के हमारे लोगों ने भेजा है। तो आप बताइए क्या इनका सम्मान नहीं बनता है ना। ये डेटा है 24 का, देखिए 2024 का रेफरेंस लिया गया कि 24 में जो है आपके यहां पर जो 21-22 में एफडीआई हुआ था उससे 20% ज्यादा पैसा मिला है रेमिटेंस के माध्यम से। तो इनका सम्मान भी बनता है। ये डेटा याद रखिएगा मेंस में अपनी बात को मजबूती से कहने के लिए कि इंडियन डायस्पोरा का रोल क्या है। तो पहला क्या है कि हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कहां रहता है, बाहर रहता है। ट्रंप सरकार बनी है, मैक्सिमम लोग इंडिया के हैं, देख लीजिए आप, डॉक्टर कौन है, ये कौन है, व्हाइट हाउस में देखिएगा पोस्टिंग सब मैक्सिमम इंडियंस है। तो मतलब कौन है वो, प्रवासी भारतीय तो है हमारे। तो आप समझिए ये लोग हमारे यहां पर जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे 20% ज्यादा पैसा भेजा इन्होंने। आप बताइए क्या इनकी समस्याओं को नहीं सुना जाना चाहिए, है ना। दूसरा आप केस समझिए, इसको जोड़ दिया गया 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। यह कनेक्शन कर दिया गया। भाई बड़े आदमी है, राष्ट्रपिता है, उनके साथ जोड़ दिया गया। लेकिन आपको थीम क्या समझनी है कि एक्चुअल में हमें इंपॉर्टेंस किसका दिखाना है, प्रवासियों का दिखाना है। तो हर साल 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहां से आए थे, साउथ अफ्रीका से। ये बेसिक थीम से कनेक्शन है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए पीसीएस का क्वेश्चन क्या बन सकता है। उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री ने। अभी जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हो रहा ना, उद्घाटन किसने किया, पीएम ने। समापन कौन करेगा, राष्ट्रपति। लिख लीजिए भाई, इनको पीसीएस देना है। 2025 में ओपनिंग सेरेमनी में कौन गया था, प्रधानमंत्री साहब। और समापन किसने कराया, राष्ट्रपति जी। एक चीज और समझिएगा, इंडियन डायस्पोरा का एक केस और है। देखिए ये लोग क्या काम करते हैं, इसको ऐसे समझिएगा। ये हमारा भारत है, इंडिया है, और ये इंडिया से जो बंदा यहाँ पर गया, आप समझिए ये डायस्पोरा कौन है। मान लीजिए एक बंदा हमारा यहाँ चला गया किसी और कंट्री में काम करने, अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ से वो जो भी पैसे कमाएगा वो डॉलर भेजेगा आपके घर में। मतलब क्या है, आपके घर में फॉरेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बेनिफिट क्या हो जाएगा कि अगर हमारे यहाँ से प्रवासी लोग क्या है ज्यादा जाएंगे तो हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस है। और कुछ समझ आ रहा क्या चल रहा, सुबह थक गए होंगे। हाँ नहीं, ये तो नेचुरल सी बात है। अच्छा एक चीज और है, मीन्स जो लोग देना चाह रहे हैं, जो देंगे मतलब जो है उस दायरे पर, तो एक यहाँ पर अभी
मेंस का कार्यक्रम मैंने बात की है ना, और आप मैनेजमेंट से मिल लीजिएगा। उसमें क्या होगा, कुछ ऐसा स्टार्ट करा रहा है कि दिन में जो है क्लास के बाद 4 क्वेश्चन आपको इनसाइड द क्लासरूम कराए जाएंगे डेली, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में 4 क्वेश्चन मेंस के, क्योंकि बगैर लिखे तो काम बनेगा नहीं, है ना। डेली प्रैक्टिस करना होता है। कई बार हम लोग भ्रम में रहते हैं कि बस आने दो एग्जामिनेशन, देखो मैं क्या करता हूँ, दोबारा फिर तैयारी करते हैं, यही तो होता है। तो देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली में आप लोगों पर अगर आप देखें, देखिए सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है कि एनर्जी आप में बहुत है, नॉलेज भी बहुत सारा होगा, जिस लेवल पर आप लोग हैं, तो जो सच में सीरियस होकर तैयारी कर रहा होगा, 1 साल 1.5 साल हो गया होगा, तो उसको नॉलेज लगभग ठीक है, लेकिन उसको फ्रेम कैसे किया जाए, तो उसके लिए प्रैक्टिस है। और एक भ्रम क्या रहता है कि पूरे साल एमसीक्यू पढ़ते रहते हैं, ना बुक पढ़नी है ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, और लगता है कि एक बार पीटी निकल जाए फिर पोस्टिंग का इंतजार है। हाँ यही रहता ना कि एक बार बस होने दो क्रांति, रोल नंबर तो छपे कम से कम, मोहल्ले वालों को दिखाओ मेंस देने जा रहा हूं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है, जब तक आपका फाइनल लिस्ट नाम नहीं आएगा उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर एक बार जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनको लग रहा है कि मेंस या तो 24 वाला देंगे या 25 वाला, ये साल बहुत क्रांतिकारी है पीसीएस वालों के लिए। एक अभी मेंस आपको मिलेगा और सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली के आसपास या तो आस या पास अगला वाला 25 वाला। तो आप मेंस के लिए मैनेजमेंट से बात करिएगा, है ना। मैंने इनको बोला है यहाँ पर, तो एक कार्यक्रम स्टार्ट होगा, उसमें क्या होगा, डेली लगभग जो है 4 क्वेश्चन आपके क्लासरूम में प्रैक्टिस कराए जाएंगे। वो सब लोगों को करना चाहिए। क्लास के बाद थोड़ा सा अपना चाय वाय पी के फिर से लग जाइए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी। वरना आप भ्रम में रहते हैं अकेले घर में बैठे हुए कि सहायक संधि हमने पढ़ ली, बस मौका आने दो, फिर वहां भूल गए क्या लिखे, है ना। अच्छा नहीं, देखिए मेंस लेकिन नॉलेज सबके पास है, नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको फ्रेम कैसे किया जाए ये भी कला है ना। अच्छा उसमें मेंस क्या स्पेस होता है डिफाइंड, कि इतना पेज मिलेगा आपको, उतने में लिखना सब कुछ, और अपनी बात ढंग की लिखनी है। उसके बाद जैसे मतलब कमीशन को लगता है कि नहीं बच्चा इसमें लिख सकता है, उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रिंट कर देंगे, कॉपी ए बी सी डी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो उतनी छोटी बात में, मतलब छोटे स्पेस में आपको अपनी बात कहनी होती। और इसके पीछे प्रोसीजर क्या होता है, आप जैसे मान लिया आप सचिव बन गए या आप आईएएस बने हैं गोरखपुर के जिलाधिकारी, और सीएम साहब को कुछ लिखना है, तो 4 पन्ने भर दिए, सीएम का कितना टाइम है, तुरंत बुलाएंगे, सर इधर आओ, एक क्लर्क रिटायर हुआ उसकी जगह बैठो, लिखने का बहुत शौक है, लिखते रहो। नहीं रियलिटी समझे, पीएम को लिखना है तो ऐसी बात लिखो ताकि वो प्रभावित हो जाए। फंड मांगना है मान लिया गोरखपुर के लिए, और आप लिख दिया सर पैसे मतलब चाहिए, बोले तुम कर क्या रहे हो आप। ढंग से बात कही जाती है सर विकास बहुत तेजी से हो रहा, आपका काम लोगों को अच्छा लगा, अगर ये हो जाता तो लोगों का कल्याण हो जाएगा, सर थोड़ा एक बार प्लीज, इस टाइप से कहेंगे ना, तो पीएम लोग अरे भावुक हो जाएंगे, बेटा कहाँ भेजो, क्यूआर कोड भेजो, है ना। तो मतलब क्या है, देखिए मेंस राइटिंग बेसिकली क्या है कि कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्संस, एक वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वो जो बता रहा है, वो पूछने वाले की जिम्मेदारी ढंग से पूछ ले, और फिर आपकी जिम्मेदारी कि आप ढंग से क्या है बता ले जाए। तो इसमें आप एक बार मेंस मतलब इनसे मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, है ना। मेंस में जरूर प्रैक्टिस करिए, रिकमेंड करूंगा, क्योंकि डेली 4 क्वेश्चन लिखेंगे, 4 तो लिखे नहीं होंगे कभी आप लोगों ने, विद टाइम फ्रेम, एक क्वेश्चन लिखते हैं आधा घंटा लग गया, आप सोचिए 3 घंटे का टाइम है, 20 क्वेश्चन लिखना, तो स्पीड भी मेंटेन रखनी, और कुछ भी नहीं लिखना, क्वालिटी कंटेंट भी होना चाहिए। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन, और 17 से कम अगर लिखेंगे आप तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो मामला क्या है, थोड़ा सा मेहनत वाला है। बाकी थैंक यू सो मच, कभी और मुलाकात होगी किसी मोड पर, है ना। थैंक यू, है ना।